नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, दुनिया भले ही कहीं पे जा रही हो, हम वहीं के वहीं अटके हैं। इसको हमारी खूबसूरती कहो, इसको हमारे डिमेरिट्स कहो, कुछ भी कहो। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है 2-3 दिन से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। एक लड़का आवाज़ लगाता है, ताऊ सैनी मुझे भी हेलीकॉप्टर में बिठा लो, और वो उसको हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। उनसे बात करी, उनके परिवार का हालचाल जाना। और ये बात हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इस तरीके से इस बात को प्रचार कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम हो गया है। हालांकि किसी मुख्यमंत्री ने किसी बच्चे को हेलीकॉप्टर में बिठा लिया, प्रशंसक नहीं। ये हरियाणा में बहुत पुरानी रवायतें हैं। चौधरी देवीलाल से लेके लगभग हर नेता ने किसी न किसी को ऐसे ही हेलीकॉप्टर में बैठा के सुर्खियाँ बटोरी हैं। लेकिन 1966 से जो प्रयोग चल रहा है, आज भी वो प्रयोग सफल है। यानी कि लोग हेलीकॉप्टर में बैठना बड़ी बात मानते हैं। और ख़ास बात यह कि कुछ लोग उसके घर पहुंच गए बच्चे के, और उसके जो हालात हैं घर के, मुझे लगता है बहुत ही अथाह गरीबी में वो परिवार जी रहा है। तो उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए कि हेलीकॉप्टर में बैठ गए, बल्कि बड़ी उपलब्धि ये होनी चाहिए कि नायब सैनी जी तत्काल प्रभाव से एक आदमी का जीवन बदलने का काम करें। अब त्यागी जी से बात करेंगे, उससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ सर। एक आदमी समुंदर के पास घूम रहा था सुबह सुबह, और उसने देखा कि समुंदर की लहरों में ना बहुत सारी मछलियाँ बाहर आके अटक गई। तो वो उन मछलियों को उठा के वापस समुंदर में फेंक रहा था जी। तो कोई लड़का आया वहाँ पे, बोला इससे क्या हो जाएगा, आप फेंक रहे हो? बोला इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बोले क्या बदलाव आएगा? उसने एक मछली उठाई और फेंक दी। बोला देखो इसकी ज़िंदगी बदल गई। दूसरी उठाई, फेंक दी, इसकी भी बदल गई। तो अगर नायब सैनी जी 365 दिन अगर हरियाणा के एक परिवार को भी बदलने का काम करें, लाभ हानि और राजनीति को दूर छोड़ दें सर, तब भी ये पूरा चेंज आ सकता है। और मुख्यमंत्री करते हुए तब भी चेंज आ सकता है। लेकिन चर्चाएं क्या हो रही हैं? हेलीकॉप्टर में बिठा लिया, हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। हरियाणा के लोग या भारत के लोग इस मानसिकता से कब ऊपर उठेंगे? मतलब कि वो कब ये देखेंगे तुम्हारा परिवार कब उन्नति करेगा? ये जो नेता हैं ये लोग रातों रात तरक्की कर जाते हैं, तुम लोग कब तरक्की करोगे? कब तक इनके गुणगान करोगे? दरअसल हमारे यहाँ राजा और प्रजा की मानसिकता है। सदियों तक यहाँ राजा हुए और प्रजा हुई, तो वो उस मानसिकता से हम बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज का उससे मुक्त नहीं हो पा रहा अभी तक। माई बाप, माई लॉर्ड, मेरे राजा, है ना। तो उसी दौर में हम चल रहे हैं। और ये जो सैनी साहब ने बिठाया है बच्चे को, आपने बताया ये तो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट तो नहीं, कितनी बार पहले हुआ, पहले हो रहा है, बहुत आगे भी होता रहेगा। और ये पब्लिक रिलेशन PR एक्सरसाइज है एक तरह की। अब उनके वो लोग लग गए। मैं तो कई बार ऐसा पढ़ता हूँ कि जब कोई मंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है तो भाजपा के लोग ये प्रचारित करते, देखिए एक सामान्य परिवार से निकला हुआ नौजवान और वो आज मुख्यमंत्री बना है। असल में इनको या तो इतिहास का ज्ञान नहीं है, या ये उस इतिहास को मानते नहीं। इनकी तो जब से भाजपा से सत्तासीन हुई है तब से ही इनका इतिहास शुरू होता है। तो ऐसी बहुत इंसिडेंट मिल जाएंगे आपको, और बड़ी हंसी आती है उन चीज़ों पे। जगन्नाथ पहाड़िया बहुत साधारण परिवार से आते थे, दलित थे, और वो राजस्थान जैसे सामंती सूबे के मुख्यमंत्री अपॉइंट किए कांग्रेस ने। ये कोई छोटी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक बात। और ऐसे हजारों लोग हैं जो सामान्य परिवारों से निकले और बड़े मुकाम उन्होंने हासिल किए कांग्रेस के राज में भी। इनको ये लगता है कि हमारे जो नेता कर रहे हैं ये अद्भुत है। अब देखा नहीं इनकी कोई तारीफ करे या ना करे, इनको किसी की जरूरत ही नहीं है। ये खुद कर लेते हैं अपनी, बस अपने आप को यशस्वी। एक ने दूसरे को कह दिया, दूसरे ने तीसरे को कह दिया, यशस्वी हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, और चल रही है अपनी ऐसी कहानी। ना तो कोई लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते और ना कोई और इनकी तारीफ करता। तो ये जो थिएट्रिक्स है ना, इस तरह का ये जो नाटक किए जाते हैं, ये नायब सिंह ने भी कर लिया। और
वो खुश हो गए होंगे शायद इन चीज़ों से। मेरे ख्याल से दुष्यंत ने भी अभी जब वो मंत्री थे घुमाया फिराया था किसी को। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। तो इस मानसिकता से कब उभरेंगे उसके लिए तो मुझे लगता नहीं अभी उभरेंगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान में ना कई हिंदुस्तान है। अब आप ये देखो ना कि वो जो तबका है 5 किलो वाला, कितने साल लगेंगे उनको उस स्थिति में आने में। मैं कई बार देखता हूँ सर, रास्ते में भंडारा लगा हुआ है, हाँ, लोग घर से खा पी के निकलते हैं, वहाँ भी खाने लग जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सैकड़ों साल लगेंगे ये, और इस बीच में और जनसंख्या बढ़ती रहेगी। जो इन परिवारों से पैदा होंगे, इन गरीबी में जो पैदा हो रहे हैं, वो आगे क्या, उनके पास कोई ना सपने हैं ना उनके पास संसाधन है, वो ऐसे ही रहेंगे, वो भी दुखी रहेंगे बेचारे। तो ये सिलसिला यहाँ ऐसा चलता ही रहेगा। और हमारी जो नेता है ना, इनको अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये नासमझ है, लेकिन ये नासमझ अगर नहीं है तो फिर इनके लिए अगर मैं शातिर और धूर्त शब्द का इस्तेमाल करूं तो वो गलत नहीं होगा। ये लोग जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं इन सारी चीज़ों का कि इनकी पूजा अर्चना जारी रहे। वीवीआईपी संस्कृति, रेड लाइट बंद होगी थी, फिर वैसी की वैसी है। आप हैरत मानिएगा, अगर किसी और मुल्क में एआई समिट होता है इस तरीके का, तो चीफ गेस्ट आता और 10 मिनट में अपनी बात कह के बाहर निकल जाता। यहाँ क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और सारे पंडाल खाली किए जा रहे हैं। वो हाथ पकड़ के ऐसे उठा लिए जी, वो बेचारा, वो बाहर के लोग हैं, उन्होंने कभी देखे नहीं, ये रैली समझ बैठे उसको, उन सीओ के हाथ पकड़ के ऐसे उठा लिए, कोई उठा पाया कोई नहीं उठा पाया। ये तो हर समय रैली के ही मोड में रहते हैं। इनका अनुभव ही रैली करने का है। इनको ये भी, इनको तो खैर क्या पता होगा कि अब वो जो ओपन एआई का वो था सीईओ और उसकी जो बगल में खड़ा बंदा, वो दोनों कॉम्पिटिटर हैं, आपस में राइवल हैं। तो वो देख रहा है, उसने हाथ तो पकड़ लिया, ये वाला हाथ तो दे दिया उधर, और वो अब समझ में नहीं आ रहा क्यों उधर उसका वो प्रतिद्वंदी खड़ा है। बाद में बेचारे ने बताया कि मैं तो ऐसे खड़ा था, मेरा हाथ पकड़ के ऐसे उठा दिया, मैं क्या करता। हाँ, तो वो विदेशी लोग हैं गोरे, उनको ज़्यादा समझ नहीं है इन चीज़ों की। या तो पहले उनको बताया जाए कि भाई ये चीज़ें होंगी, हमारे हर चीज़ रैली की तरह होती है और इस तरीके से होगा। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रेनिंग होती है ना कि जब मोदी जी आएंगे तो कब एंट्री पे कैसे नारे लगेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कैसे नारे लगेंगे, और जब तक वो अपनी कुर्सी पर आसीन होंगे तब तक किस तरह के नारे लगेंगे। तो ऐसा ही प्रशिक्षण या ऐसी कोई वर्कशॉप विदेशी लोगों के लिए भी करनी चाहिए कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जब आएंगे तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होंगी। अब आप देखिए, इतना बड़ा एआई सबमिट हुआ है इस केवल वीआईपी कल्चर ने और माए बाप संस्कृति ने ही उसको छीछा लेकर करा दी सारे में। मतलब आप वैश्विक सम्मेलन है, वो दुनिया भर के राष्ट्र इसमें आ रहे हैं और इसमें केवल यही चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल एक प्रहसन ने एक नाटक बना कर रख दिया और एक जरा से वो गलगोटिया ने सारे के सारे सम्मेलन पे पानी फेर दिया। अब उसी की चर्चा हो रही चारों। ये जब ये कहते हैं सर एआई में हम धुरी बनने वाले हैं, भाई एआई में कौन सा काम कर रहे हो जो तुम धुरी बन गए दुनिया की, मतलब ऐसे कुछ भी कह देते हैं जी। ये क्या करा जाए? भाई तुम ये कहो कि हम हिंदू मुस्लिम नफरत की धुरी बन गए हैं, हाँ। तो समझ में आता है जी, फील्ड में काम हो रहा है वैसा ही। आप ये कहो कि हमने जेएनयू का नाश उठा दिया है, मतलब दिखता है सर, पर एआई की हम दुनिया में धुरी बन जाएंगे, सिर्फ बात से बन जाएंगे जी। वही मैं कह रहा हूँ, 93,000 तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए इन्हें किसी और की जरूरत है ही नहीं, ये अपनी तारीफ खुद ही कर देते हैं। अब उन्होंने जो एक नया फार्मूला पूरी दुनिया को दिया है, उन्होंने कहा मानव, MANAV। अब इन शब्दों की वो व्याख्या कर रहे हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की चीज़ नहीं है, इसकी पहली जो शुरुआत है 50 के दशक में शुरू हो गई थी। अब जो छोटा सा कैलकुलेटर आप देखते हैं उसमें क्या अपनी आप थोड़ी वो काउंट करते हैं, फीड दे दिया उसको, उसने करके दे दिया। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुई हैं चीज़ें। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस शिखर पर पहुंची और आगे पहुंचने वाली है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कम से कम 70-80 साल से ये चीज़ें चल रही हैं और इन पर रिसर्च हो रही है बाकायदा। देखिए, भारत में ना तो मेधा की कमी है, इंटेलिजेंट बच्चे हमारे हैं, उनके अंदर प्रतिभा है और जब उनको मौका मिलता है तो उस प्रतिभा का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पे भी करते हैं। दुनिया भर की जो कंपनीज हैं टॉप की IT, उसमें हमारे CEOs हैं और IT के फील्ड में हमने बहुत बड़ा काम सच में किया है। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है कि हम करते कुछ नहीं और अब हम ज्ञान देने लगे।
धुरी बन रहे हैं। हाँ। हम ये बन गए हैं, हम ये बन गए हैं, तो वो अपने आप 6 ही बढ़ गए। शब्द ढूंढे एम ए भी, और फिर उनमें मॉरलिटी दे दी, ह्यूमैनिटी जोड़ना है, इसमें फलाने अकाउंटेबिलिटी जोड़नी है, और अब दुनिया को उपदेश दे रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी दिशा क्या होनी चाहिए। तो चूंकि हम विश्वगुरु हैं तो हमें बताना पड़ेगा। वो लोग हंसते, उनकी बात समझ में नहीं आती। वो काम करने वाले लोग हैं, वो कर्म योद्धा हैं, काम करते हैं, एक्शन में बिलीव करते हैं। हम बकलोली करते हैं सारे दिन। हम इसी की मास्टरी है हमारी। अब सर है ना, अमर्त्य सेन ने किताब लिखी ना, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तो उसमें ये लिखा कि हम 2400 घंटे बाद ये करते रहते हैं सारा राष्ट्र। इस पूरे इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब अगर उनको मौका मिले तो वो आगे जाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बुद्धि पे केवल पश्चिम का अधिकार है। टेक दिग्गज जो कंपनियां हैं, इनके बहुत सारे सीईओ भारत के ही हैं सर। हाँ, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के, वो कहते हैं कि मैं भारत का बौद्धिक चेहरा भी मैं ही हूँ, भारत की टेक्नोलॉजी को भी मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ही इकोनॉमिस्ट हूँ। और सच्चाई है कि कुछ नहीं, कहानी कुछ है नहीं। तो जब वो भारत की मेधा को अपना प्रतिनिधित्व करते हुए दुनिया में दिखाई देते हैं, तो फिर लोग चलो ठीक है, वो आपने बुला रखे मेहमान है, वो क्या बोलें वो, लेकिन उनको पता है क्या हो रहा है। अभी हम किसी मित्र की मैं वीडियो देख रहा था, भारत की स्थिति क्या हो गई है कि वहाँ अमेरिका के टेक्सास में किसी काउंसिल में एक बंदा गोरा, वो पीला कुर्ता पहन के आया और चप्पल पहन के आया, पूरा इंडियन बन के, इनको जो भारत के लोग थे उनको अपमानित करने के लिए। और उसने वहाँ पे ये कहा कि ये गाय का गोबर खाने वाले, गाय का मूत्र पीने वाले लोग, और इतनी बेइज्जती उसने की कि वहाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे 2-3 वो उठ के चले गए। वो रिपब्लिकन पार्टी का आदमी है। यानी ट्रंप के लोग अमेरिका में भारतीयों के साथ में, विशेषकर हिंदुओं के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनकी जो ये गाय वाय को लेके जो सारी चीज़ें उन पे हमला कर रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है सर, मोदी सरकार में ज़्यादा बढ़ी है, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया को। और वही ट्रंप के लिए हमारे यहाँ पूजा पाठ होते हैं, उनकी दोबारा वापसी के लिए, वो तो सनातन के सच्चे रक्षक हैं। और ये ऐसा हो गया आजकल इन्फॉर्मेशन एज में कि जो यहाँ घटित हो रहा है, पहले वो 20-30 साल पहले वहाँ नहीं पता चलती थी चीज़ें, लेकिन अब तो हाथ के हाथ सारी चीज़ें चल रही हैं, सब लोग जान जाते हैं क्या है। अब ट्रंप साहब ने कल फिर कह दिया कि 11 वो जेट गिराए गए हैं, और मैंने उन पर कहा कि 200% टैरिफ लगा दूंगा, नहीं तो आपको युद्ध रोकना होगा। अब आप देखिए, जो अमेरिका के लोग हैं वो भी तो जानते हैं कि ट्रंप बार बार चैलेंज कर रहे हैं और वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो करना कुछ नहीं है, लफाजी दुनिया भर की करा लो सारी के सारी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पे बहुत अच्छा बोला है संसद में। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी ये करती है, हमारी सरकार होती, तो हम ये इस तरीके से मिमियाते नहीं अमेरिका के सामने। डील भारत कर रहा है तो भारत की अपनी शर्तें होती हैं, उन शर्तों पे डील करते हैं। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आर्थिक गुलामी का दस्तावेज है, और आप इसके परिणाम देखना। $500 बिलियन का सामान आपने उनसे खरीदना है 5 वर्षों में, यानी कि $100 बिलियन का सामान आपने हर साल खरीदना है। तो अगर आप वो सामान वहाँ से मंगाएंगे तो भारतीय इंडस्ट्री पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा जी, है ना। ये एक बदले में हम भेज कुछ नहीं रहे, इतनी बुरी स्थिति होने वाली है। हम कामना तो प्रभु से यही करेंगे कि प्रभु हमारे सारे काम, प्रभु का एक ही काम है भारत को संभालना, बाकी जो और 200 देश ना उनसे उसका कोई हस्तक्षेप कोई लेना देना नहीं है ना, सिर्फ भारत को संभालते हैं। हाँ, 33 करोड़ देवी देवताओं का यही देश है, उसे आपने वो 33 करोड़ भी संभालने पड़ते हैं उस परम ब्रह्म को आके, या तो वो सारे काम तो उन्होंने करने हैं। तो भारत ही ईश्वर के सामने एक ही बड़ी चुनौती है, भारत कि भारत को कैसे प्रसन्न चित्त रखा जाए। अब वो समय समय पे अवतार भेजता तो है, लेकिन अवतार भी कई बार अपर्याप्त होते हैं, वो पूरा काम नहीं कर पाते, तो वो इसी काम में लगा हुआ है। तो ये जो भारतीयों की सोच या जो भारतीयों की विदेशों में जो छवि बन रही है, उसकी इन्हें चिंता है नहीं, चूँकि ये तो रोज़ अपने आप ही शुरू कर देते हैं शुरू। एआई का मामला कहेंगे, अब एआई की तरफ भारत के प्रयासों को लेकर सारा विश्व देख रहा है। अब क्या करोगे? कहाँ देख रहे हो? है कहाँ? जैसे सारी दुनिया को सिर्फ यही की काम रह गया कि भारत की तरफ देखना, सब कुछ भी काम हो भारत की तरफ देख लो है। तो भारत में नो डाउट बड़ा पोटेंशियल था। किसी ज़माने में हम 1/4 GDP दुनिया की थे उस वक्त में, जब हम गाली देते हैं मुगलिया शासन में,
ठीक है ना। और हमें इतने संपन्न थे कि अंग्रेजों को, गोरों को भारत आना पड़ा। सन 1600 में आ रहे थे और होड़ मच रही थी कि यहाँ और यहाँ की जो समृद्धि है उसको लूटो। उससे पहले जो आक्रांता आते थे वो भी भारत की समृद्धि को लूटने आते थे। लेकिन अब रहा कुछ नहीं हमारे पास, और सुबह उठते ही हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम ही हर मामले में श्रेष्ठ हैं और हम बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। अब इसका इलाज मुझे तो समझ में कुछ आता नहीं। वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से एक अपील मैं भी करना चाहूँगा। हरियाणा के एक जागरूक आदमी होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने बहुत अच्छा किया, बहुत उपकार किया एक लड़के को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के। एक उपकार आप और भी कर दीजिए, आपके हरियाणा के ही बेरोजगार HPSC के जो कैंडिडेट हैं वो पंचकुला में 2 महीने से करीबन धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि HPSC को इतना अकाउंटेबल बना दो कि वो जो नौकरियां हैं वो सिलेक्शन करें, रिजेक्शन ना करें। और बाहर के जो कैंडिडेट हैं अगर वो योग्य हैं तो उनको नौकरी दो, लेकिन इस शर्त पे मत दो कि हरियाणा के हक मार दिए जाएंगे और बाहर के लोगों को उनके हक दिए जाएंगे। उनकी मांग जायज़ है नाजायज़ है ये सरकार तय कर ले, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बैठे हुए उन HPSC जो कैंडिडेट हैं उनके प्रति ऐसा रवैया ना रखें कि उनको एक ऐसी जगह पे आपने धरने पे बैठा रखा है जहां सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। वो भी किन्हीं माओं के बच्चे हैं, वो सारे नेट JRF बच्चे हैं, सारे योग्य बच्चे हैं, 3-3 4-4 बार नेट JRF कर रखा है। वो आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि हरियाणा में कोई तो जिम्मेदार व्यक्ति उनकी बात को सुनेगा। बात सुनना तो दूर, आज जब हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो उन लोगों को डिटेन कर लिया गया, वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया गया। वो पुलिस की बस में अभी तक बैठे हुए हैं और पता नहीं वो कब छोड़े जाएंगे। हरियाणा सरकार पे बात आती है तो जात पात में धसे हुए लोग पर्ची खर्ची बिना नौकरी के नारे लगाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं देखते कि इन लोगों ने नौकरी दी कितनी है। 20-25 हज़ार नौकरियां 10 साल में, ये ऐसे आप हरियाणा के जो युवा हैं उनका जो बेरोजगारी का आलम है उसके सामने कुछ मायने नहीं रखती हैं। तो नायब सैनी जी और पूरी सरकार से अनुरोध है कि HPSC जो कैंडिडेट धरने पे बैठे हुए हैं एक बार कम से कम उनसे बात करिए, संवाद करिए और उनकी बात को सुनिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को आपने हेलीकॉप्टर में बिठा के उपकार कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में हैं। अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सोशियो रेशो जो है वो ख़राब हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि 10 साल से 11 साल से हरियाणा में उन्हीं की सरकार है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उन HPSC के कैंडिडेट के पास भी जाएं और ये बहुत ज़रूरी है, हम उनका धन्यवाद करेंगे। दोस्तों नमस्कार। आज अपना विधानसभा घेराव की कॉल थी। हम जो सेक्टर 17 के पास परेड ग्राउंड की पार्किंग है यहाँ पे इकट्ठा होना था। हम 5 साथी पहले आए थे देखने के लिए और हमें आते ही पुलिस ने हमारी गाड़ी की चाबी खोस ली, गाड़ी कस्टडी में ले ली, हमें कस्टडी में ले लिया, हमें बस में बिठा लिया। बाहर पुलिस है, एक बार उस तरफ घुमा दो, दिखा दीजिए, इधर ले आओ, इधर आ जाओ। तो और ऊपर से हमें जो ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि ये चंडीगढ़ है, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो कमाल की बात है कि चंडीगढ़ किसका है फिर? चंडीगढ़ क्या हरियाणा की राजधानी नहीं है? क्या चंडीगढ़ हरियाणा की नहीं है? क्या हरियाणा के लोग चंडीगढ़ में नहीं आ सकते? ये बार बार हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है। और ये जब से हमने लाइन सुनी है कि तुम चंडीगढ़ में नहीं आ सकते ऐसे, उसके बाद से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम लावारिस हैं और कहीं हमने किसी दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से एंट्री ले ली हो। तो दोस्तों जो अभी हो रहा है, बाकी साथी जो आ रहे हैं उन सब से अपील है कि बस स्टैंड पे ही इकट्ठे हों, पार्किंग में ना आए। पार्किंग की तरफ अगर आना है तो इकट्ठे होके ही आना और अपनी रणनीति उसी हिसाब से तैयार करना। आना सबको है दोस्तों। जितना ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं ज्यादा संख्या में पहुंचो। और हरियाणा में आप जहां भी हो इसकी निंदा करो, सोशल मीडिया पे डालो। अगर आप प्रदर्शन कर सकते हो, मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक सकते हो अपने अपने शहरों में, अपने अपने यूनिवर्सिटी में, अपने अपने कॉलेजेस में, तो जो भी आप कर सकते हो जरूर करो दोस्तों।
देखिए, नायब सिंह सैनी के बारे में जो आपने बात की है, 1.5 साल करीब उनको हो गया है और कोई उपलब्धि मुझे तो उनकी नज़र आती नहीं। उनकी एक उपलब्धि है जी, वो मौका लगते ही पंजाब चले जाते हैं। हाँ, दूसरे पंजाब जीतने का टारगेट दे रखा है उनके बारे में जो धारणा है, जैसे हमारे उद्योग मंत्री हैं राव नरवीर सिंह, उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है। तो उनकी विशेषता जब वो बताते हैं मंच पे, वो पता नहीं वो गंभीरता से बताते हैं या उनके अंदर की बात है क्या है। वो कहते हैं भाई ऐसा मुख्यमंत्री कि चाहे रात के 11 बज रहे हो 12 बज रहे हो, ये हंसता हुआ मिलेगा। और जब अपनी कोठी पे जाता तो उससे पहले पूछता भाई मेरे से मिलने वाला कोई रह तो नहीं गया। यानी उनकी मुस्कुराहट और उनका ये जो समर्पण है लोगों के प्रति, इसका परिणाम क्या निकल रहा है। अच्छा, वो गंभीर रह लें, चौधरी बंसीलाल मुझे नहीं लगता अपने जीवन काल में सार्वजनिक कभी हंसे भी हो। नहीं हंसे, वो हंसते नहीं थे, काम करते थे। तो भाई इनकी मुस्कुराहट, भगवान इनके जीवन में खुशियां भरे और ये प्रगति करते करते भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन इस मुस्कुराहट का कोई असर हरियाणा की जनता पे नहीं पड़ता है। कोई फायदा मिले ना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते। अगर आप देर रात तक आप लोगों से मिल रहे हो, आप उनकी रिड्रेसल रेट कितना है उनकी समस्याओं का। और मैं तो इसको बड़ी विफलता मानता हूं कि प्रदेश के लोग रात तक वहां क्यों जाते मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी कहते थे कि अगर लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, इट मीन्स हरियाणा का जो सिस्टम है कोलैप्स हो चुका है। डीसी और एसपी काम नहीं कर रहे हैं, तब लोग मेरे पास आ रहे हैं। अगर वो काम करे तो ये आएंगे क्यों चंडीगढ़ में। और यहाँ तो ये बड़ी समस्या है कि अभी तक लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि वास्तविक मुख्यमंत्री यही है, कोई और है। कम से कम इतनी तो अपना इकबाल कायम रखें, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं, एक जो जिस तरह की प्रशासन पर पकड़ चाहिए एक मुख्यमंत्री की, और जो हरियाणा के लोगों ने अतीत में देखी है चौधरी बंसीलाल के रूप में तो खूब ही देखी है। कायदे से एक ही मिले सर, वो डंग के अभी तक उन्हीं का खा रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएं, उन नागरिक सुविधाओं का स्तर बढ़े, बेरोजगारी कम हो, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन बस यही कहना कि भाई वो बड़े मिलनसार हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, इससे मुझे तो कोई इसका अर्थ समझ में आता नहीं। भाई आप 24 घंटे गंभीर रहिए, लेकिन लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए काम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उस मुस्कुराहट का कोई अर्थ है नहीं। तो ये नायब सिंह सैनी के पास एक अवसर है, समय ने, विधाता ने, नियति ने उनको ये पद दे दिया है। इसके लिए ना तो उन्होंने कभी कल्पना की थी, अब लेकिन कई बार हो जाता है इस तरह का। तो इस चीज़ को, इसका अवसर का पूरा फ़ायदा उठा के वह लोगों की स्थिति सुधारने में अपना समय ऊर्जा लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो आपने कहा कि बच्चे बैठे हैं वहाँ, कूड़े जहाँ कूड़ा पड़ा है ना वहाँ जगह दे रखी है उनको। सारी सरकार चंडीगढ़ में, किसी एक जिम्मेदार मंत्री की मतलब ड्यूटी लगा दो यार, जाके इनसे बात तो करे। आप ये देखिए धर्मेंद्र जी कि अभी शिवरात्रि थी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले, और मैं सुबह सुबह, चूंकि मैं भी सनातनी हूँ तो मैं शिव जी पर जल चढ़ाने गया, और मंदिर की जो एंट्री है उस पर कम से कम 1 ट्रक कूड़ा और गंदगी पड़ी हुई थी। तो सनातन की सरकारें भी अगर सफाई के प्रति इतनी उदासीन है शहर में, और मुझे हैरत हो रही थी कि बिल्कुल बीचों बीच शहर में हुड्डा कॉम्प्लेक्स में वो मंदिर है और उसकी एंट्री पे लोग जा रहे हैं गंदगी में, नाक पे रुमाल रखे हुए, और दावे ये हो रहे हैं कि हमने इसको रोहतक को इंदौर बना देना, ये बना दे। मैं रोहतक का एक इसलिए उदाहरण दिया कि इसे इंदौर बनाने की बात इंदौर बना हुआ है जी। हाँ, मुझे तो कई बार ये लगता है कि सरकारों को काम करने की कतई जरूरत नहीं है, एक दिन लोग कूड़े में दब के ही मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो गंदगी का ये आलम है शहरों में, जीना मुश्किल है, पानी साफ मिल नहीं रहा है पीने का, ऊपर से प्रदूषण की सारी समस्याएं हैं, शिक्षा का ये हाल है, यूनिवर्सिटी अड्डे बन गई हैं, आरएसएस की शाखाएं बन गई हैं, वहाँ कोई काम धाम होता नहीं है, ना पढ़ाई लिखाई होती, मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है वहाँ। ये सर आज एमडीयू में नए वीसी आए हैं, तो ये आप देखो एमडीयू जैसी जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाने के अलावा सब कुछ होता रहा है जी, पढ़ाई नहीं होती बस। देखिए थोड़ा बहुत जो आपने साइंस वाले हैं, बायोलॉजी, वहाँ जहाँ प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं वहाँ तो गंभीरता है, लोग पढ़ते लिखते हैं। बाकी तो और डिपार्टमेंट्स का तो बुरा हाल है सारा का सारा, और जो वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं वो भी राजनीति में संलिप्त रहते हैं। हरियाणा में एक भी इंस्टीट्यूट हरियाणा का ऐसा नहीं है जी जिसको इंटरनेशनल तो छोड़ो, नेशनल लेवल पे भी कोई ख्याति मिली हुई, एक भी इंस्टीट्यूट। हाँ, तो ना सरकार को इस बात की चिंता है और ना सरकार ये प्रयास करती कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, ये पॉलिटिक्स के अड्डे बन गई, इनको कैसे कम किया जाए। हर क्लास लगती है सर बाकायदा वहाँ पे। अब पिछले 6-7 साल से तो हमने देखा है एमडीयू में हर चौथे 5वें दिन वही आरएसएस स्पॉन्सर, हर यूनिवर्सिटी में यही हाल है जी।
ऐसे थर्ड क्लास लोग वीसी बना दिए इन्होंने। वो उनका एक ही काम है, नियुक्तियां करनी है अपने चहेते लोगों की, और ये इनके आरएसएस के कार्यक्रम करवाना जी। ये हाल पूरी हर यूनिवर्सिटी का यही है। अभी ताज़ा कुछ दिन पहले कार्यक्रम यहाँ हुआ था, तो उसमें मैं खबर में पढ़ रहा था, किसी के नाम के आगे लिखा था कि शिक्षाविद, महान शिक्षाविद, और वो रोहतक के रहने वाले हैं, और कोई नहीं जानता उनको मोहल्ले में भी, मतलब शिक्षा में शायद पता नहीं क्या उनका योगदान रहा होगा, लेकिन चूंकि वो संघ से आते हैं। महिपाल डांडा जी जानते हैं, वो भी महान शिक्षा है। हाँ, तो और अब उन्हीं का आ गया कि उन्होंने अपनी बेटी का जो है वो अप्रूवल होना था इस मीटिंग में इसी की, और वहाँ आरएसएस की अपनी अंदरूनी राजनीति और भाजपा की, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी जो यूनिवर्सिटी थी एमडीयू, वो गलगोटिया से पहले गलगोटिया बन गई। ये हालत हो गई। और अब कमाल है कि एक मतलब आज ही संयोग है कि आज वो वाइस चांसलर जा रहे हैं जो यहाँ लंबे टाइम से थे, और उस पर बड़ी प्रसन्नता की लहर दौड़ रही है। मतलब एक कुलपति जा रहा है अपना कार्यकाल खत्म करके, तो ये राहत की सांस कैसे हुई? क्या स्थिति नहीं हो सकती थी कि लोग आज विलाप कर रहे होते, दुखी होते कि साहब ऐसा विश्वविद्यालय उन्होंने बना दिया। और अब लेकिन वो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है उनका, बहुत। शायद हरद्वारी लाल को भी पीछे छोड़ गए। बिल्कुल, लेकिन पूरे कार्यकाल में उनके जो कारनामे रहे अपने आकाओं को खुश करने के, उसके अलावा उन्होंने कोई लंबी चौड़ी उनकी उपलब्धि यहाँ रही नहीं। शिक्षा का तो ये हाल है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का। तो मुख्यमंत्री इन सारी चीज़ों की चिंता करें, और जो उनके शिक्षा मंत्री हैं वो तो खैर महान शिक्षाविद अभी और अन्य कामों में संलिप्त हैं, उनको फुर्सत भी नहीं इस तरीके की, और विपक्ष को कोसने से फुर्सत नहीं है। लेकिन उनको पता है सर, ये जात पात लास्ट में इनके पास हथियार है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इनको 5 साल देखो मत इनकी तरफ, लास्ट के 6 महीनों में फिर इनको डरा दो और वोट ले जाओ, बस यही है इनका। हाँ, तो वो उस कार्य में तो फिर इनको सफलता मिल भी रही है, वो नीतियाँ काम भी आ रही हैं, है समाज का पूरी तरीके से काम तो जब करेंगे ना जब कोई काम मांग रहा हो, है। हाँ भाई, कोई काम की डिमांड करेगा तभी तो काम करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खैर राज्यसभा की 2 सीट भी खाली हो रही हैं। अच्छा। हाँ, आपको मुझे नहीं भेजा जा रहा। नहीं, हमारा तो खैर क्या लेना देना है। तो अब मेरे घर 5 होते हैं हमारे हरियाणा में। हाँ जी 5। और आप लगा लो इन 5 का कोई कंट्रीब्यूशन हो कहीं किसी भी तरीके से। नहीं, ये एक कंट्रीब्यूशन है रामचंद्र जांगड़ा जी का। हाँ। उन्होंने राजकुमार सैनी बनने की बहुत कोशिश की पर बन नहीं पाए, हालांकि बेचारों ने बहुत मतलब एक्सट्रीम मतलब उनका जो द्वेष है जातिगत फैलाने की बहुत कोशिश की उस आदमी ने, पर सफल नहीं हुआ। पता नहीं रिपीट करेंगे को एक सीट का तो तय है कि वो मिलेगी, तो क्यों ना उनको भेज दिया जाए। उन्हीं को भेजना चाहिए। देखो मेहनत बहुत करी है उन्होंने। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत। वो मेहनत भी इसीलिए कर रहे थे। तो किरण चौधरी की एक सीट है, तो उनका तो शायद नंबर इसीलिए नहीं लगेगा कि बेटी कैबिनेट में है, और जो उनको देना था सरकार ने दे दिया, पार्टी ने। तो रामचंद्र जांगड़ा ने चूंकि बड़ा परिश्रम किया है समाज को विभाजित करने का और नफरत फैलाने का, तो एक अवसर तो उन्हें मिलना चाहिए। वैसे नाम सुनीता दुग्गल का भी आ रहा है। हाँ, वो तो इनसे तो काफी ठीक है। हाँ, अगर उनको भेजते हैं तो ये उपकारी होगा एक, कम से कम वो ठीक है, पढ़ी लिखी महिला। कांग्रेस की तरफ से बीके हरिप्रसाद का नाम चल पड़ा है। अच्छा जी। पर कांग्रेस का तो ये भरोसा नहीं ना, इनका कौन सा कांड हो जाए, शाही कांड हो जाए। नहीं, अब संभावनाएं कम है, इस बार शायद कुछ होगा नहीं। अच्छा, ये सीट कांग्रेस ले लेगी। कारण बहुत सारे हैं, पूरा एक एपिसोड और करना पड़ेगा हमें, कल परसों बात कर लेते हैं इसी पे, है ना। दोस्तों, पॉलिटिकल चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब लोग अकाउंटेबल हों। जब हम जाति धर्म में विभाजित रहेंगे, जब तक हम सरकारों की गुलामी करते रहेंगे, कोई कुछ नहीं बदलने वाला। और भारत का एक ही रखवाला है, और वो है भगवान। भगवान को याद करें, प्रभु के गुण गाओ, हम हर चीज़ में सुपर पावर बन जाएंगे, क्योंकि बातें करने में भारत के लोग और भारत के नेता कमाल हैं। आप ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।